हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर लिटरेसी मॉक टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो के एंड में आप बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। हिंदी में कहे तो कंप्यूटर साक्षरता, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ हम कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। विदाउट डिले शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स 1, अ डोस फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल इज अ कॉमन फाइल टाइप फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्या कह रहा है? एक डोस या डॉक्यूमेंट फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए एक कॉमन फाइल टाइप है। सेकेंड स्टेटमेंट है अ डॉट जेपीईजी और ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फाइल इज अ कॉमन फाइल टाइप फॉर वीडियो फाइल्स। यानी कि जेपीईजी जिसे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप कहते हैं, ये फाइल वीडियो फाइल्स के लिए एक कॉमन फाइल टाइप है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया है। ए में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि दोनों सही है। बी है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, यानी कि दोनों फॉल्स है। सी में है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि पहला सही है, सेकंड फॉल्स है। और डी में है फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यानी कि डोस फाइल जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए एक कॉमन फाइल टाइप है। लेकिन जो हमने देखा जेपीईजी फाइल जो है ये वीडियो फाइल के लिए कॉमन फाइल टाइप है, ये फॉल्स है क्योंकि ये इमेज के लिए कॉमन फाइल टाइप है, ना कि वीडियो के लिए। आप यहाँ पे फुल फॉर्म से इसके पता लगा सकते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स, फोटो यानी कि इमेज, पिक्चर। क्लियर है? चलिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी। एप्पल कंप्यूटर सिस्टम एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? डी, मैक। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो कंप्यूटर की डिवाइसेस को मैनेज और ऑपरेट करता है। मैक ओएस इज अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ और लिनक्स के समान फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इंक। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मैक ओएस जो है ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1984 में पहली बार पब्लिश किया गया था। एप्पल इज एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। एप्पल जो है ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं कैलिफोर्निया में है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंपाइलर्स जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर है। सेकंड है टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन मॉनिटर जो होते हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पे आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिया गया है।
बताइए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी कि कंपाइलर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर्स को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, इसीलिए दोनों सही होगा। यहाँ पे आते हैं कंपाइलर क्या है, डिस्कस करते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम written in some high level programming language into machine code for some computer architecture। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स की बात करें तो दिस इज अ डिवाइस that helps the user to interact with the computer using their fingers। टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो होते हैं ये डिवाइस है जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं फिंगर की मदद से। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू माउस एंड कीबोर्ड, इसे माउस और कीबोर्ड का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है फॉर नेविगेटिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI। इट अलाउज टफ sensitive inputs as well as outputs। ये क्या करते हैं, टफ सेंसिटिव इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ अ टेलीफोन लाइन। उस डिवाइस का नाम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। मॉडेम है, केबल है, जैक है, कर्सर है। तो आंसर क्या होगा, ए, यानी कि फर्स्ट मॉडेम है। तो देखते हैं मॉडेम क्या है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल। ये कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है और इसके विपरीत वाइस वर्सा। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम आवश्यक थे, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि कह सकते हैं एक तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। विच कंपोनेंट इनेबल्स योर कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सा कंपोनेंट आपके कंप्यूटर को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली बनाए रखने के लिए इनेबल बनाता है। दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, स्टोरेज डिवाइस, रोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इज द कंपोनेंट that enables a computer to permanently retain large amounts of data। It stores data even when the computer is turned off। स्टोरेज डिवाइस वह कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को लार्ज अमाउंट में डेटा को परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं रखने में इनेबल बनाता है। ये कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस के दो मेन टाइप हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे शॉर्ट में HDD कहते हैं, एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे देखते हैं ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे 1945 में जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकट के द्वारा बिल्ड किया गया था। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसका यूज़ अदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च के लिए भी किया जाता था।
एनियक वॉज अ ह्यूज मशीन। एनियक एक विशाल मशीन थी जिसका वेट यानी कि वजन जो था वो 30 टन था और ये 1800 स्क्वायर फीट स्पेस को गैदर करता था, लेता था। Which of the following keyboard shortcuts will help you align text in the middle in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS Word में टेक्स्ट को मिडिल यानी कि बीच में अलाइन करने में हेल्प करेगा? Alt E, Alt M, Control E, Control M। तो आंसर होगा सी, Ctrl+E। इसके मदद से आपका जो टेक्स्ट होता है वो मिडिल में आ जाता है, यानी कि पेज के बीचों बीच, जिसे सेंटर कहते हैं। तो सेंटर की शॉर्टकट की Ctrl E होती है। तो जब हम सेंटर करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पेज के मिडिल में आ जाता है, पेज के बीचों बीच आ जाता है। लेफ्ट में अलाइन करने के लिए Ctrl L का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो वो लेफ्ट होता है। राइट आपको करना है तो Ctrl R से कर सकते हैं। जस्टिफाई करना है यानी कि पेज के दोनों साइड से आपको बराबर दिखे तो उसके लिए Ctrl J का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से 4 शॉर्टकट की पूछी जाती है पैराग्राफ को अलाइन करने का, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। लेफ्ट के लिए Ctrl L, राइट के लिए Ctrl R, सेंटर यानी कि मिडिल के लिए Ctrl E, जस्टिफाई के लिए Ctrl J। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जैसे कि Ctrl E से मिडिल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट मिडिल अलाइन होता है। Ctrl+C से हम सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए आप Ctrl+Insert की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो भी आइटम आपके सिस्टम में सिलेक्टेड होगा वो कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V का इस्तेमाल होता है पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, यानी कि जो आइटम को आपने कॉपी कर लिया है Ctrl+V से उसे पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X का इस्तेमाल होता है सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए, उसके करंट पोजीशन से हटा देने के लिए, फिर आप जहाँ पे पेस्ट करते हैं वो वहाँ पे चला जाता है। Ctrl A का इस्तेमाल होता है सिलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट, आपके पेज में जितना भी टेक्स्ट होगा Ctrl A से इंटायर सेलेक्ट होगा। Alt+E का इस्तेमाल होता है एडिट ऑप्शंस इन द करेंट प्रोग्राम, जो भी आपका करेंट प्रोग्राम है वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। F1 शॉर्टकट की यूनिवर्सल हेल्प इसे कहा जाता है, यानी कि सिस्टम में आप कहीं पे भी हो F1 से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो सारी शॉर्टकट की आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? B, .ttf वर्ड टेक्स्ट फाइल। ये जो पेयर दिया गया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्ड टेक्स्ट फाइल जो होता है इसका फॉर्मेट कहिए या फाइल एक्सटेंशन कहिए TXT होता है। बाकी जो आप A, C और D देख रहे हैं ये सभी करेक्ट पेयर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 97/2003, तो इसका फाइल एक्सटेंशन है .dos। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के जितने भी नए वर्जन है 2007 से अभी तक, फाइल एक्सटेंशन है .docx। पावरपॉइंट 97/2003 प्रेजेंटेशन, फाइल एक्सटेंशन है .ppt। पावरपॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन जो लेटेस्ट वर्जन है उनका फाइल एक्सटेंशन है .pptx। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स 97/2003, फाइल एक्सटेंशन XLS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स के जो भी नए वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, फाइल एक्सटेंशन है .xlsx, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt।
इसे नोटपैड फाइल भी कहते हैं। पीडीएफ और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .pdf, पीएनजी और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट का होता है .png। और भी यहाँ पे देखिए जेपीईजी और ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फाइल फॉर्मेट होता है .jpg। वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट का होता है .wav। एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्मेट होती है .exe। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट .gif। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन है .tiff। ऑडियो फाइल का होता है .mp3। वीडियो फाइल का होता है .mp4। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, किस में मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, गीगा हर्ट्ज में। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, what is the main advantage of a graphical user interface or GUI compared with a command line interface और CLI? आपको बताना है कंप्यूटर के रिस्पेक्ट यानी कि संबंध में कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CLI, की तुलना में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GUI का मेन एडवांटेज क्या है? ए, प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रिक्वायर्स लेस मेमोरी। GUI जो होता है ये हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और लेस मेमोरी को एक्वायर करता है कंपेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। सेकेंड है ईजियर टू यूज़ फॉर नॉन एक्सपर्ट्स। जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं उनके लिए ईजी टू यूज़ यानी कि इस्तेमाल करने में ईजी बनाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सी है परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टास्क फास्टर एंड रिक्वायर्स लेस मेमोरी। जितने भी जटिल टास्क होते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, ये और फास्ट करता है और मेमोरी को लेस ऑक्यूपाई करता है GUI। इसके बाद है रिक्वायर्स लेस प्रोसेसिंग पावर, यानी कि जो भी डेटा होता है उसे प्रोसेस करने में पावर लेस यानी कम लेता है CLI की तुलना में। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा ईजियर टू यूज़ फॉर नॉन एक्सपर्ट्स। GUI का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करने में ईजी बनाना। GUI में सारे काम को हम ग्राफिकली करते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने कहा जाए तो वो भी आपको एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाए जाते हैं जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं। तो यहाँ पे सारे काम जो है ग्राफिकल होता है। GUI में हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। यही अगर कमांड लाइन इंटरफेस की बात किया जाए तो यहाँ पे सारे काम जो होते हैं एक ब्लैक स्क्रीन में होता है जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए कमांड देना पड़ता है। माउस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कीबोर्ड से काम करना होता है। इसीलिए जो लोग कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते अगर कमांड लाइन इंटरफेस में काम करना हो तो। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज used to create applets to be placed on a web page। वेब पेज पर रखे जाने वाले एप्लेट्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेम है C++, कोबोल, जावा, पास्कल, विजुअल बेसिक। आंसर क्या होगा? सी, जावा। Java is commonly used to create interactive elements called applets। Java का यूज़ आमतौर पर applets इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें वेब पेजेस के अंदर यानी कि भीतर इम्बेड किया जा सकता है।
एप्लेट्स स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो एक वेब ब्राउज़र के अंदर रन होते हैं। और एनिमेशन इंटरैक्टिव फॉर्म्स एंड अदर इंटरैक्टिव फीचर्स जैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर, यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल यूनिट एंड ALU एंड BUS यानी कि बस। कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। आपको बताना है कि CPU के दो मेन कंपोनेंट्स A, B, C और D में से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा? A, कंट्रोल यूनिट एंड ALU जो होता है CPU के दो मेन कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। समटाइम्स रेफर्ड टू सिंपली एज द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर। कभी कभी इसे केवल प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में रेफर किया जाता है। CPU वो जगह है जहाँ मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस टेक प्लेस, जहाँ अधिकांश कैलकुलेशन किए जाते हैं। CPU executes the programs and controls the operation of all the hardware। CPU प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और सभी हार्डवेयर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। CPU के तीन मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला है कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहा जाता है। तीसरा है प्राइमरी मेमोरी जिसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको CPU के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अबाउट 1945 हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। लगभग 1945 में निम्नलिखित में से किसने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, जिसे हिंदी में कहते हैं संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर का आइडिया यानी कि विचार विकसित किया? A, B, C या फिर D? राइट आंसर होगा A, जॉन वॉन न्यूमैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उनके काम ने आधुनिक कंप्यूटरों की वास्तुकला की नींव रखी और उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले कंप्यूटर का वर्णन करता है, अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम का आधार बन गया है। Which one of the following acronyms matches incorrectly with their full forms? यहाँ पे A, B, C और D दिए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्ट फॉर्म है जो अपने फुल फॉर्म से मैच नहीं खाता है। तो सबसे पहला है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। D है CMOS जिसकी फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये भी सही दिया गया है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? B, WLAN वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ये गलत है क्योंकि WLAN की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग a written address on an email so that the recipient is fooled into revealing private information is termed as। किसी ईमेल पर रिटर्न एड्रेस में
फोर्जिंग की प्रैक्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं जालसाजी करने की प्रथा जो होती है, ताकि रेसिपिएंट को प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए फूल बनाया जा सके, इसे कहा जाता है ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा डी, स्पूफिंग। तो यहाँ पे देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग द रिटन एड्रेस ऑन एन ईमेल in order to fool the recipient into revealing personal information is called spoofing। पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए, रेसिपिएंट को फूल बनाने के लिए ईमेल पर रिटर्न एड्रेस में फोर्जिंग करने की प्रैक्टिस को स्पूफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम इलीगल एडवांटेज को गेन करने के लिए डेटा में हेरफेर करके सक्सेसफुली किसी दूसरे व्यक्ति का इम्पर्सोनेट्स करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वॉज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया था? ए, ट्रांजिस्टर्स, बी, वैक्यूम ट्यूब्स, सी, VLSI, डी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, वैक्यूम ट्यूब्स हार्डवेयर का इस्तेमाल पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेशन, ड्यूरेशन, टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ड्यूरेशन 1940 से 1956 है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में IC कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन था 1972 से 2010, इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। फिफ्थ जनरेशन जो 2010 से अभी तक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। A photograph occupies 10 MB of storage. A memory stick with 4 GB capacity can store approximately dash such photographs. एक पिक्चर 10 MB स्टोरेज को ऑक्युपाई करती है, यानी कि लेती है। 4 GB कैपेसिटी वाले एक मेमोरी स्टिक लगभग कितने पिक्चर्स को स्टोर कर सकती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा, 400 पिक्चर्स को 4 GB कैपेसिटी वाली मेमोरी स्टिक स्टोर कर सकती है। एक पिक्चर का स्टोरेज 10 MB है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ मेमोरी स्टिक, you need to divide the total capacity of the memory stick by the size of each photograph। यानी कि एक 4 GB मेमोरी स्टिक में स्टोर की जा सकने वाली पिक्चर्स की नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप निम्नलिखित कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मेमोरी स्टिक कैपेसिटी 4 GB है। यहाँ पे हम राउंड फिगर लेंगे तो 1 GB में कितना MB होता है, तो 1000 MB होता है। तो 4 GB तो 4000 MB होगा। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे मेमोरी स्टिक कैपेसिटी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ। तो यहाँ पे मेमोरी स्टिक कैपेसिटी में आएगा 4000 MB डिवाइडेड बाय 10 MB पर फोटोग्राफ। तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 400 आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित स्टोरेज कैपेसिटी की डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग है घटते क्रम। घटते क्रम को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमें सबसे लार्ज मेमोरी के साइज को रखना होगा, देन उससे स्मॉल, देन उससे स्मॉल।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से क्या होगा, फर्स्ट होगा DCBA, यानी कि सबसे लार्ज यहाँ पे क्या है 10 योटाबाइट्स, इसके बाद है 10 एक्साबाइट्स, देन है 10 टेराबाइट्स, देन है 10 मेगाबाइट्स। अब आप कमेंट में लिख के बताइए, इसी सेम क्वेश्चन को अगर आपको कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो आंसर क्या निकल के आएगा, लिख के बताइएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के CPU के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। ALU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, B CU कंट्रोल यूनिट, C है प्रोसेसर रजिस्टर्स, D है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, E है VRAM और वीडियो रैम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम के CPU का प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इनमें से कौन सा है, देख के बताइए। तो आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि कह सकते हैं मेन कंपोनेंट्स, तो राइट आंसर होगा सेकेंड A, B एंड C ओनली। क्या होता है, ALU होता है, CU होता है प्रोसेसर रजिस्टर्स होता है, D और E रॉन्ग दिया गया है, ये CPU का प्रिंसिपल कंपोनेंट्स नहीं है। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU इन अ कंप्यूटर इंक्लूड, कंप्यूटर में CPU के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में इंक्लूड है A द सॉलिड स्टेट ड्राइव और SSD दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली टिपिकली यूजिंग फ्लैश मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का यूज़ करके डेटा परमानेंटली स्टोर करती है। B द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ALU दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को करती है। C प्रोसेसर रजिस्टर्स दैट सप्लाई ऑपरेंड्स टू द ALU and stores the results of ALU operation, प्रोसेसर रजिस्टर जो ALU को ऑपरेंड्स सप्लाई करता है और ALU ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है। D द कंट्रोल यूनिट और CU दैट orchestrates the fetching from memory, decoding and execution of instructions, कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस को लाने मेमोरी से डिकोड और एग्जीक्यूट करने को, एग्जीक्यूशन को ऑर्गेनाइज करती है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड B, C एंड D ओनली। तो कंप्यूटर में CPU के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में शामिल है B, C और D, A इंक्लूड नहीं है। आप इसे एक बार फिर से रीड कीजिएगा और अच्छे से क्लियरिटी होगा। आगे बढ़ते हैं। द CPU हैंडल्स ऑल सिग्निफिकेंट टास्क एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑन अ कंप्यूटर, CPU कंप्यूटर पर सभी सिग्निफिकेंट टास्क और डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट फॉर्म को हैंडल करता है। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन एंड अमंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम के डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में निम्नलिखित मेमोरी टाइप्स के करेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई कीजिए। A रैम, B SSD, C CPU कैश दिया गया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कौन सी मेमोरी टाइप है जिसका एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, SSD का होता है। इसके बाद किसका होता है, रैम का होता है। सबसे फास्ट जो है CPU कैश होती है। तो राइट आंसर फोर्थ होगा BAC। यहाँ पे देखिए, CPU कैश हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम फॉलोड बाय रैम एंड SSD। CPU कैश का एक्सेस टाइम सबसे फास्ट है, उसके बाद रैम और SSD का है। CPU cache is a small fast memory that is located on the CPU chip। CPU cache एक छोटी और फास्ट मेमोरी है जो CPU चिप में स्थित होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। It is used to store data and instructions that are currently being used by the CPU। इसका यूज़ उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो करंटली CPU द्वारा इस्तेमाल यानी कि यूज़ किया जा रहा है। SSD इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसका मीनिंग होता है अगर सिस्टम से पावर कट हो जाए तो भी इसमें स्टोर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, इरेज नहीं होता है। दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। SSD डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया गया है स्टोरेज डिवाइस और मीडिया। लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि इनके बारे में डिटेल में लिखा गया है। अब आपको बताना है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं। फोर्थ होगा, ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का 1 होगा और डी का थर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो अलाउ करती है वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी बाय यूजिंग ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी। ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी ब्लू रे डिस्क प्रोवाइड करती है। SSD डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ माइक्रोचिप। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। यानी कि SSD वह डिवाइस है जो माइक्रोचिप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करके डेटा स्टोर करता है। कोई मूवमेंट पार्ट्स नहीं है। थर्ड है रोम, सी है रोम, जिसका आंसर है नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम एंड नॉट रिटन टू। यानी कि रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसे केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। इसके बाद है रैम। रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड द पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर करेंटली इन यूज। रैम वोलाटाइल मेमोरी है जो डेटा, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के उन पार्ट्स को स्टोर करती है जो करेंटली यूज में है। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ होगा। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स है। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं 0.2 टेराबाइट्स और TB इज इक्वल टू 204.8 गीगाबाइट्स और GB।
यानी कि 0.2 टेराबाइट 204.8 गीगाबाइट के बराबर होता है। स्टेटमेंट 2 देखिए, 1 पेटाबाइट और पीबी इज इक्वल टू 253 बिट्स, यानी कि 1 पीबी इज इक्वल टू होता है 253 बिट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा देख के बताइए। थर्ड होगा। स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू दिया गया है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, यानी कि 1 पीबी जो होता है 253 बिट्स के बराबर नहीं होता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, डबल ईपीरोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है, रैम इज मच फास्टर टू राइट और टू रीड फ्रॉम देन अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी, बट इट्स मेन ड्रॉबैक इज इट्स नॉन वोलाटाइल। रैम अदर टाइप्स की मेमोरी की तुलना में राइट या रीड में बहुत फास्ट है, लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकेंड होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। यहाँ पे डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म गलत दिया गया है, और जो रैम के बारे में कहा गया कि ये नॉन वोलाटाइल है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो रैम होता है वो वोलाटाइल होता है, जिसका मीनिंग होता है कि इसमें जो भी कंटेंट होता है पावर रिमूव होने से इरेज हो जाता है। अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डबल ईपीरोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहला आपको फुल फॉर्म याद रखना है, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी that can be programmed, erased and reprogrammed electronically। जो डबल ईपीरोम जो एक नॉन वोलाटाइल की मेमोरी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है जो एक टाइप का वोलाटाइल मेमोरी है जिसे क्विकली रीड और राइट किया जा सकता है। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि ये वोलाटाइल है, जिसका मीनिंग है कि पावर रिमूव होने से इसका कंटेंट जो है वो इरेज हो जाता है, खो जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑन द अदर हैंड रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या करती है, पावर रिमूव होने पर भी अपने कंटेंट को रिटेन रखती है, सेव रखती है, मेंटेन रखती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की एग्जांपल की बात करें तो रोम है, फ्लैश मेमोरी है एंड डबल ईपी रोम है। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरेज डिवाइस इन approximately the same length of time of its location is dash। एक स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के ईच पीस को उसके लोकेशन की लगभग सेम लेंथ में रीड और राइट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है। तो राइट आंसर होगा डी, रैंडम एक्सेस। वर्चुअल मेमोरी मीन्स, वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग क्या होता है। ए, एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, बी, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, सी, इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, और डी है अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली एक टाइप की मेमोरी। तो राइट आंसर सी होगा, इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। यहाँ पे देखिए, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाई गई एक एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी के इल्यूजन को रेफर करती है। यह कंप्यूटर की रैम को स्टोरेज डिवाइस पर अस्थायी स्थान के साथ जोड़ता है, कंबाइन करता है, ताकि
भौतिक रूप से मौजूद मेमोरी स्पेस से बड़े मेमोरी स्पेस का भ्रम पैदा हो सके, इल्यूज़न क्रिएट हो सके। ये प्रोग्राम्स को ऐसे ऑपरेट करने की अनुमति देते हैं जैसे कि उनमें वास्तव में भौतिक रैम में उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी हो। Which of the following is not considered as a form of secondary memory? निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी मेमोरी का फॉर्म नहीं कंसीडर किया जाता है, नहीं माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, रैम। रैम को सेकेंडरी मेमोरी का फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाता है, ये प्राइमरी मेमोरी का फॉर्म है। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्म हैं। यहाँ पे देखिए रैम, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी है रैम। इट इज़ अ वोलाटाइल स्टोरेज, ये एक वोलाटाइल स्टोरेज है क्योंकि पावर या कह सकते हैं कंप्यूटर बंद होने पर रैम की कंटेंट जो है नष्ट हो जाती है, यानी कि इरेज हो जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि रैम की जो भी कंटेंट है इसे फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके सारे कंटेंट को ट्रांसफ़र करना होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज़, एक टाइप की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है वह कैश है, रैम है, डी रैम है या फिर रोम है? तो आंसर होगा डी, रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज्ड विथ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रोम एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है। रोम में स्टोर डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, जिसका मीनिंग है कि कंपोनेंट की शक्ति समाप्त होने पर, यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट यानी कि अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो बंद होने पर भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मेंटेन रहता है, स्टोर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सॉरी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी कि स्पेस आप ईमेल एड्रेस में नहीं दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस में आप @ सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस नहीं लगा सकते, नहीं एंटर कर सकते। डैश अलाउस यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, आपको कहीं से भी अपना ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है, ए, बी, सी, डी या फिर ई? तो आंसर होगा बी, वेब मेल इंटरफेस। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के संबंध में, रिस्पेक्ट में आपको IMPS का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे A, B, C और D दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? A, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। SD रैम स्टैंड्स फॉर, बताइए SD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे भी आपको A से E तक ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा D, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको कई बार बताया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर डी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। JPEG, जिसे JPG भी कहते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। TIFF,
टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, BMP को कहते हैं बिटमैप, SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, रो है रो इमेज फॉर्मेट्स, AI है एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वॉर्म, WORM की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा A राइट वंस रीड मेनी। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PROM, PROM की फुल फॉर्म क्या होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।